So hello everyone. Today we will start the chapter chemical reaction and equation. This is one of the most important chapter, the very first chapter of chemistry, class 10th. And as the name suggests, chemical reaction and equation. So first we will discuss about the chemical reaction and then we will discuss about the chemical equation. So what is the difference between chemical reaction and equation? इसके बारे में पढ़ेंगे हम. उससे पहले जान लेते हैं अपना सबसे फर्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट. कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं. ठीक है, तो रिएक्टेंट एक्चुअली उन सब्सटेंस को कहा जाता है जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं. ठीक है, और केमिकली कंबाइन करके वो क्या फॉर्म करते हैं, दैट फॉर्म्स द प्रोडक्ट. दे फॉर्म्स द प्रोडक्ट. यानी कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जब रिएक्ट करते हैं और कोई नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो सब्सटेंसेस लिए गए हैं, दैट इज नंबर वन इज द अमोनिया. आप देख सकते हैं NH3. ठीक है, फॉर्मूला कुछ नए फॉर्मूले आपको इस चैप्टर में आते रहेंगे, उनको आपको याद करना है. तो ये आपका अमोनिया का फॉर्मूला है. अमोनिया जो होता है इसके बारे में मैं बता दूं, इट इज गैस. ये गैसियस फॉर्म में होता है अमोनिया. ठीक है, और ये बेसिक होता है. इसका जो नेचर होता है दैट इज अमोनिया इज अ बेस, यानी कि बेसिक नेचर का होता है और गैस फॉर्म में होता है. यहाँ पर आप एक्वस जो देख रहे हैं एक्चुअली में इसको कंप्रेस किया गया है, इसीलिए ये जो है आपको एक्वस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, यानी कि लिक्विड स्टेट में दिखाई दे रहा है. ठीक, नाउ अमोनिया, यहाँ पर जो अमोनिया है दैट इज बीइंग रिएक्टिंग विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, तो ये दोनों सब्सटेंस जब रिएक्ट करेंगे दे फॉर्म द न्यू सब्सटेंस दैट इज द अमोनियम क्लोराइड. इन्होंने क्या फॉर्म किया, अमोनियम क्लोराइड फॉर्म किया. So here we can see that a chemical reaction is being taken place. ठीक है, अब कैसे पता लगाएंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं दो तरीके के चेंजेस होते हैं. वन इज कॉल्ड एज द फिजिकल चेंज, अनदर वन इज कॉल्ड एज द केमिकल चेंज. तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट आर फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या फर्क होता है. तो देखिए, ये आप लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस अप टू क्लास 8 और 9 तक आप लोग पढ़कर आए होंगे, दैट इज द फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज में क्या होता है कि जब भी कोई सब्सटेंस आपस में कंबाइन करेंगे और उनके किसी भी केमिकल फॉर्मूला, यानी कि कोई भी केमिकल चेंज अगर नहीं होगा तो इस तरीके के चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंज. यानी कि अगर उनके केमिकल कॉम्बिनेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा तो दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज. दूसरा होता है आपका केमिकल चेंज. केमिकल चेंज उन चेंजेस को कहते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करें और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएं, या हम कह सकते हैं जो ओल्ड बॉन्ड होंगे, जो ओल्ड केमिकल बॉन्ड होंगे, जिन केमिकल बॉन्डों से वो मिलकर बना होगा, अगर वो जो है आपके चेंज हो जाते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं केमिकल चेंज. ठीक है, फिजिकल चेंज जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं, जैसे टीयरिंग ऑफ पेपर. टीयरिंग ऑफ पेपर यानी कि जब आप पेपर को टीयर करते हैं, यानी कि फाड़ देते हैं, तो उसमें कोई भी किसी भी तरीके का उसमें फिजिकल चेंज होता है, कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता. यानी कि कोई नया केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं हुआ है. यानी कि अगर आपने एक पेपर लिया और उसको बीच में से आपने बस उसको इस तरीके से टीयर कर दिया, तो अभी भी इसकी जो प्रॉपर्टी होंगी, दोनों जो पीस ऑफ पेपर होंगे वो अभी भी पेपर ही होगा, यानी कि केमिकली वो पेपर, यानी कि उसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं हुआ. लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल हम एक कार्बन लेते हैं और उसको जला देते हैं, तो क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है. तो कार्बन अभी किस स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में था. ऑक्सीजन किस स्टेट में था, गैसियस स्टेट में था. कार्बन डाइऑक्साइड क्या फॉर्म हुई, गैसियस स्टेट में. और इस कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी होगी दैट विल बी एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द कार्बन
एंड एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द ऑक्सीजन। यानी कि जो नया सब्सटेंस आपका फॉर्म हुआ दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी जो प्रॉपर्टी है जिन सब्सटेंसों से मिलकर वो बना है उन सब्सटेंस से ही डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज अ केमिकल चेंज। लेट अस टेक द मोर एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम केमिकल चेंज का, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, दैट इज आपने देखा होगा जनरली हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, वाटर फॉर्म कर रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन इज अ कंबस्टेबल गैस, कंबस्टेबल गैस है, बहुत तेजी से इसमें आग लग जाती है, एंड ऑक्सीजन इज अ सपोर्टिंग ऑफ कंबशन गैस। ठीक है, ये ऑक्सीजन क्या होता है, ये सपोर्ट करता है कंबशन को, सपोर्ट कंबशन। तो आपने देखा यहाँ पर दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन कर रहे हैं, एक तो वो जो जल सकता है और दूसरा वो जो जलाने में हेल्प कर रहा है। लेकिन जो आपका सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उस वो जो सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ है उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी बिल्कुल इन दोनों सब्सटेंसों से यानी कि जिनसे मिलकर ये बनी है उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। दैट इज ये क्या करता है, ये जो है कोई भी अगर कोई चीज जलती है तो उसको बुझाने में हेल्प कर रहा है। तो वाटर की प्रॉपर्टी क्या हो गई, फायर को एक्सटिंग्विश कर रहा है। देखा, तो आपने क्या कर रहा है, डज नॉट सपोर्ट कंबशन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है जिस मतलब जो रिएक्ट कर रहे हैं उन दोनों की प्रॉपर्टी से जो फॉर्म हुआ है सब्सटेंस उसकी प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट है। तो ये क्या है, ये केमिकल चेंज हुआ, यानी कि जो प्रॉपर्टी आपकी रिएक्टेंट की है जरूरी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी आपको प्रोडक्ट में दिखाई दे, हालांकि उन्हीं से मिलकर बना है ये, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो हम कह सकते हैं दिस इज द केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब हमारा क्या, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट किसे कहते हैं, रिएक्टेंट उन सब्सटेंस को कहते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट उन सब्सटेंस को कहते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट कि धीरे धीरे टाइम के साथ रिएक्टेंट आपका क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, और प्रोडक्ट आपका क्या होता चला जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट आपका कम होता चला जाएगा और प्रोडक्ट आपका बढ़ता चला जाएगा, रिएक्शन यानी कि आपका हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता है, रिएक्टेंट अगर आपका कम नहीं होता है, ठीक है, तो हम समझ लेंगे कि रिएक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस, यानी कि रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट क्या होगा, कम होता चला जाएगा और प्रोडक्ट इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में यानी कि किसी भी रिएक्शन के स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट होता है वो आपका क्या होता है, 100% होता है। 100% मतलब पूरा रिएक्टेंट आपने लिया, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ ये 100% जो रिएक्टेंट है ये क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। और एट द एंड ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो रिएक्टेंट कितना हो जाएगा आपका, 0%। 0% मतलब पूरा खत्म हो जाएगा, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा 100%, यानी कि सारा का सारा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन आपका रिएक्टेंट फुल होता है, प्रोडक्ट 0 होगा, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे आपका रिएक्टेंट कम होता चला जाएगा और प्रोडक्ट क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, जब रिएक्शन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो रिएक्टेंट 0 हो जाएगा आपका और प्रोडक्ट हो जाएगा 100%, यानी कि रिएक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। नाउ रिएक्शन हो रहा है, ड्यूरिंग द रिएक्शन होता क्या है, जरा इस पे ध्यान देते हैं कि रिएक्शन जब हो रहा होता है तो एक्चुअली होता क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रिएक्टेंट का फोटोग्राफ दिया गया है और दूसरी तरफ आपको दिया गया है प्रोडक्ट का फोटोग्राफ। तो स्टार्टिंग में जब आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पर सब्सटेंसेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, दिस वन। ठीक है, तो ये कोई भी एक रिएक्टेंट है जो ग्रीन कलर के एटम से दिखाया गया है।
ठीक है। एक और सब्सटेंस आप देख सकते हैं जो कि एक्चुअली में आपको रेड कलर के एटम या मॉलिक्यूल से दिखाया गया है। तो स्टार्टिंग में क्या था, ये ग्रीन ग्रीन वाले आपस में केमिकली कंबाइंड थे। रेड कलर के जो एटम्स आप देख रहे हैं वो आपस में केमिकली कंबाइंड थे। जैसे जैसे आपका रिएक्शन होता चला गया, देखिए रिएक्शन जैसे कंप्लीट हुआ तो क्या हुआ, ये जो आपके ग्रीन कलर के जो कंबाइंड थे एटम्स किसी बॉन्ड से, ये आपस में ब्रेक हो जाएंगे। इसी तरीके से रेड वाले आपस में ब्रेक हो जाएंगे और न्यू बॉन्ड फॉर्म हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्टेंट में क्या हो गया, ये रेड कलर की जो बॉल्स आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर की बॉल के साथ क्या हो गई है, कंबाइन हो गई, यानी कि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया। तो सिंपली इस पिक्चर को देखकर हमें क्या समझ में आ रहा है कि ओल्ड बॉन्ड जो थे वो क्या हो गए, ब्रेक हो गए। जो ओल्ड बॉन्ड थे वो आपके ब्रेक हुए और ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए और न्यू बॉन्ड फॉर्म हुए। न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। तो कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन को अगर हम डिफाइन करते हैं तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, सिंपली अ रिएक्शन इज द ब्रेकिंग ऑफ द ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड। यानी कि ओल्ड बॉन्ड जो होते हैं वो आपके ब्रेक होते चले जाते हैं और न्यू बॉन्ड जो होते हैं वो आपके फॉर्म हो जाते हैं। तो सिंपली अ रिएक्शन इज द ब्रेकिंग ऑफ द ओल्ड बॉन्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड। तो अभी हमने क्या देखा, reactant are those substances which combine together, product are those substances which are formed during the reaction, जो रिएक्शन के दौरान फॉर्म होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट कम होता चला जाता है और प्रोडक्ट आपका इंक्रीज होता चला जाता है। सिंपली अगर हम किसी रिएक्शन को डिफाइन करेंगे तो सिंपली क्या कहेंगे, अ रिएक्शन इज द ब्रेकिंग ऑफ द ओल्ड बॉन्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड। Now next we will discuss about the difference between the chemical reaction and chemical equation। क्या फर्क होता है केमिकल रिएक्शन में और केमिकल इक्वेशन में। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं एज एन एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपको। फॉर एन एग्जाम्पल हम यहाँ पर बात करेंगे केमिकल रिएक्शन। So chemical reaction just gives you the knowledge about which substance are being reacted। केमिकल रिएक्शन केवल आपको ये जानकारी देता है कि कौन कौन से सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने कहा कि वाटर रिएक्ट विद सॉरी हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ठीक है, बहुत ही सिंपल एक रिएक्शन है कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्म करता है। तो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है, इस केमिकल रिएक्शन से ये पता चल रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं और वाटर फॉर्म करते हैं। लेकिन इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस, ये बैलेंस नहीं है। लेट अस चेक इट आउट कैसे ये बैलेंस नहीं है। कि जब आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप हाइड्रोजन की बात करें रिएक्टेंट साइड में तो हाउ मेनी हाइड्रोजन, यस देयर आर 2 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है आपके, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, अच्छा अगर आप प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो प्रोडक्ट साइड में भी आपको कितने हाइड्रोजन दिखाई देंगे, जी हाँ आपको 2 हाइड्रोजन दिखाई देंगे। इसका मतलब हाइड्रोजन तो आपका लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिखा जाता है, रिएक्टेंट लिखा जाता है, वहां भी बैलेंस है। और जहां आपका प्रोडक्ट साइड है, प्रोडक्ट साइड हमेशा हम कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, तो वहां भी हाइड्रोजन जो है वो आपका पूरा कंप्लीट बैलेंस है, यानी कि हाइड्रोजन इज बैलेंस। लेकिन जरा हम बात करते हैं अपने ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन को जब हमने देखा तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड पर आपको कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, 2 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब आप प्रोडक्ट साइड में देखते हैं तो हाउ मेनी ऑक्सीजन, ओनली 1 ऑक्सीजन। तो हम कह सकते हैं द ऑक्सीजन इज नॉट बैलेंस्ड इन रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड।
यानी कि ऑक्सीजन आपका बैलेंस नहीं है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज सिंपली अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं होता है, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन केवल आपको ये जानकारी देता है कि कौन कौन से सब्सटेंस जो है वो आपके रिएक्ट हो रहे हैं। सिर्फ क्या नॉलेज देगा कि कौन कौन से सब्सटेंस आपके रिएक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि हाइड्रोजन इज बीइंग रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब बात करेंगे केमिकल इक्वेशन कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। देखिए केमिकल इक्वेशन जो होता है उसमें भी सिंपल जो रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में तो जानकारी मिलती ही है, बल्कि केमिकल इक्वेशन जो है वो हमें बैलेंस्ड भी बताता है। यानी कि बैलेंसिंग करने के बाद जो हमें मिलेगा दैट इज केमिकल इक्वेशन। एक्चुअली इक्वेशन वर्ड कम्स फ्रॉम इक्विलिटी, यानी कि जितना सब्सटेंस आपके रिएक्टेंट साइड में होगा उतना ही सब्सटेंस आपके प्रोडक्ट साइड में होगा। लेट अस चेक इट आउट। अगर मान लीजिए मैं यहां पर इसको बैलेंस कर देता हूं फॉर एन एग्जांपल, अभी हम यहां पर 2 लगा देंगे, ठीक है, और एक 2 हम यहां पर लगा देंगे। अब हम चेक करना है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे तो हाउ मेनी हाइड्रोजन हेयर, आप देख सकते हैं कितने हाइड्रोजन है। अब हम इसको कैसे काउंट करेंगे, 2 2 सा 4, यानी कि अब आपको ये वाला जो 2 लगाया आपने और ये वाला 2 है, इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कितने हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर, 4 हाइड्रोजन हो गए। अच्छा ये वाला जो 2 होगा, दिस वन, दिस इज फॉर हाइड्रोजन आल्सो एंड दिस इज फॉर ऑक्सीजन आल्सो। याद रखिएगा बैलेंसिंग करते वक्त जो आप आगे लगाते हैं वो दोनों के लिए होगा, यानी कि जितने भी सब्सटेंस पीछे आप देख रहे होंगे उन सब के लिए ये 2 जो है ये वर्क करेगा। तो कितने हाइड्रोजन हो गए, अब आप चेक करके बताइए, 2 2 सा 4, यानी कि हाइड्रोजन तो हमारा पहले भी बैलेंस था और अभी भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। सो हाउ मेनी ऑक्सीजन हियर, देयर आर 2 ऑक्सीजन, ठीक। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। अब चलिए अपने प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये वाला जो 2 होगा ये दोनों के लिए होगा, यानी कि ऑक्सीजन के लिए भी होगा। तो हाउ मेनी ऑक्सीजन नाउ, देयर आर 2 ऑक्सीजन, ठीक। तो आपने क्या देखा कि प्रोडक्ट साइड में भी 2 ऑक्सीजन है और रिएक्टेंट साइड में भी 2 ऑक्सीजन है, यानी कि अब आपका ऑक्सीजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। कहने का मतलब है दिस रिएक्शन इज नाउ बैलेंस्ड, या हम कह सकते हैं दिस इज नॉट अ रिएक्शन, नाउ इट इज अ इक्वेशन। ये क्या हो गया, एक केमिकल इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या फर्क होता है। केमिकल रिएक्शन जो होता है वो सिंपली, केमिकल रिएक्शन जो होता है वो सिंपली क्या नॉलेज देता है आपको कि कौन कौन से सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन केमिकल इक्वेशन जो है वो आपको मोर वर्सेटाइल नॉलेज देता है और ये भी बताता है कि कितना सब्सटेंस जो है वो आपका रिएक्ट कर रहा है, यानी कि रिएक्टेंट साइड में कितना सब्सटेंस है और आपका प्रोडक्ट साइड में कितना सब्सटेंस है, इसके बारे में भी जानकारी देता है। तो हमारे लिए जो मोर इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द केमिकल इक्वेशन। तो याद रखिएगा कि जब भी आपको एग्जाम में लिखना है तो केमिकल रिएक्शन नहीं, हमेशा हम उसको बैलेंस करके आते हैं, दैट इज हम हमेशा केमिकल इक्वेशन लिखकर आते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि फिर जब केमिकल इक्वेशन हमें डबल नॉलेज दे रहा है, केमिकल रिएक्शन के बारे में भी दे रहा है, केमिकल इक्वेशन के बारे में भी दे रहा है, तो फिर रिएक्शन का है क्या है। तो देखिए जब हम एग्जाम के लिए याद करेंगे तो एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन याद करते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन याद करने से हमें फायदा होता है कि हम उसको बैलेंस तो हम खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा केमिकल इक्वेशन याद करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो हम सिंपली क्या याद करके जाएंगे, केमिकल रिएक्शन याद करके जाएंगे और एग्जाम में खुद उसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं और केमिकल इक्वेशन उसको बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा एग्जाम में हमेशा केमिकल इक्वेशन ही लिखकर आना है।
अब यहाँ पर एक और बात आती है कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन जो होता है आपका, दैट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि किसी भी रिएक्शन में जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास जो होता है वो आपका प्रोडक्ट का होता है। यानी कि नो मास इज क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई भी मास ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। जितना आपने रिएक्टेंट लिया था उतना ही प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा। यानी कि नो मास इज क्रिएटेड एंड नो मास इज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। This is the law of conservation of mass, that the mass is neither created nor destroyed। ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। The mass is neither created nor destroyed during a chemical reaction। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन जो होता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था जिसमें ऑक्सीजन आपका बैलेंस नहीं, ठीक है। लेकिन जब आप देखेंगे केमिकल इक्वेशन में, दैट फॉलोज, ये क्या करता है, फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। ये मेन डिफरेंस है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में। तो केमिकल इक्वेशन जो होती है वो आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करती है, फॉलो करती है, जबकि केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज। नाउ अब हम बात करेंगे कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। उससे पहले जरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, यहाँ पर आपको मैग्नीशियम रिबन आप देख सकते हैं। सो दिस इज द मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम जो है वो आपको लैब में जब आप देखेंगे तो रिबन के फॉर्म में, यानी कि इस तरीके का रिबन जैसा होता है, इस फॉर्म में पाया जाता है रिबन जैसा, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, इस मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करेंगे। दैट इज हम मैग्नीशियम रिबन का कंबशन चेक करेंगे और देखेंगे वेदर द रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट। तो उसके लिए हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को जो है एयर में जला दिया। कहने का मतलब है एक कैंडल लीजिए, मैग्नीशियम रिबन को उसके ऊपर रखिए, तो मैग्नीशियम रिबन जो है वो जलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर जो एक खास बात आप देखेंगे कि इसका जो फ्लेम होगा, जी हाँ, इसका जो फ्लेम होगा वो व्हाइट कलर का फ्लेम होगा। ये याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें कलर के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। तो कलर जो भी है वो आपको याद रखने हैं। मैं बीच बीच में बताता रहूंगा हर चीज के कलर के बारे में। तो कलर से रिलेटेड कभी कभी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो विच टाइप ऑफ फ्लेम आप यहाँ पर देख रहे हैं, व्हाइट कलर का फ्लेम देख रहे हैं, और व्हाइट ही कलर के जो है यहाँ पर आप स्मोक भी व्हाइट कलर का होगा, ठीक है। इस बात को याद रखना है, व्हाइट कलर का ही स्मोक है और व्हाइट कलर का जो है वो आपका फ्लेम है। फ्लेम के अलग अलग कलर होते हैं। आपने कैंडल का फ्लेम देखा होगा, कैंडल का जो फ्लेम होता है वो येलो कलर का होता है। तो फ्लेम के अपने अपने अलग अलग कलर होते हैं। तो यहाँ पर जो आप मैग्नीशियम रिबन जला रहे हैं, तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो किस कलर का फ्लेम होता है, जी हाँ, व्हाइट कलर का फ्लेम यहाँ पर ऑब्टेन होता है, ठीक है। एक और खास बात यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो हमेशा विद द हेल्प ऑफ टोंग। जी हाँ, इसको कहा जाता है टोंग, ठीक है। तो ये लैब में जो है टोंग की हेल्प से आप उसको पकड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है मैग्नीशियम इज अ मेटल। मैग्नीशियम क्या है आपका, मेटल है। और मेटल क्या करता है, हीट को कंडक्ट करता है। जी हाँ, हीट को कंडक्ट करता है। तो अगर आप इसको हाथ से पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हीट होगी वो आपके हाथों तक पहुंच सकती है। और दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हैं
कि काफी अच्छा खासा रेड हॉट हो जाता है। जी हाँ, काफी अच्छा खासा रेड हॉट हो जाएगा। तो इससे जो है आपको जल भी सकते हैं आप। तो हमेशा याद रखिएगा कि किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ टोंग आपको जो है इसको बर्न करना है। ठीक है, जब आप नीचे देखेंगे तो जैसे कि आपने देखा होगा जब आप पेपर को जलाते हैं तो जब पेपर जल जाता है तो नीचे उसकी ब्लैक कलर का सब्सटेंस जो है नीचे गिरने लगता है, दैट इज कॉल्ड एज ऐश। उसको हम क्या कहते हैं, ऐश। यहाँ पर जो सब्सटेंस आप जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न कर रहे होंगे तो नीचे एक सब्सटेंस जो है वो आपका गिरेगा और वो सब्सटेंस जो है वो पाउडरी सब्सटेंस होगा, पाउडर जैसा सब्सटेंस होगा, एंड दैट सब्सटेंस इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो एक व्हाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होगा। सिंपली आप उसको ऐश कह सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा आज के बाद कि जो ऐश होती है हमेशा ब्लैक कलर की नहीं होती है। आज तक आप सोचते होंगे कि ऐश तो हमेशा ब्लैक कलर की होती है। जी नहीं, ऐश जो है वो आपकी जरूरी नहीं है ब्लैक कलर की हो। यहाँ पर जो रेसिड्यू सब्सटेंस आपका फॉर्म होगा, रेसिड्यू सब्सटेंस मतलब जलने के बाद जो लास्ट में रह जाता है, दैट इज द रेसिडुअल सब्सटेंस। तो वो रेसिडुअल सब्सटेंस जो होगा वो आपका व्हाइट कलर का सब्सटेंस होगा, एंड दैट इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड। दैट विल बी द मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोई बच्चा फॉर्मूला बताएगा? तो फॉर्मूला बताइए मैग्नीशियम ऑक्साइड का। जी हाँ, वेरी गुड, MgO। द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज MgO। तो कहने का मतलब है ये जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ है इसका अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला देखेंगे आप तो दैट विल बी द MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना, यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि व्हाई डू वी रब मैग्नीशियम रिबन with sandpaper before burning। ठीक है, आप लोगों ने सैंडपेपर जानते ही होंगे। सिंपली इसको हिंदी में रेगमाल भी कहा जाता है। ठीक है, रब करने के लिए काम आता है, यू कैन सी हियर। ठीक है, दिस इज द सैंडपेपर, इसको सैंडपेपर कहा जाता है। ठीक है, ऑल दीज आर द सैंडपेपर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जब भी हमें कोई चीज जलानी होती है तो मैग्नीशियम रिबन जब भी हमें जलाना है तो पहले हम उसको क्या करेंगे, सैंड पेपर से पहले उस मैग्नीशियम रिबन को क्या करेंगे, रब करेंगे। यानी कि जो भी आपका मैग्नीशियम रिबन होगा उसको आप जो है सैंड पेपर से, जी हाँ सैंड पेपर से क्या करेंगे, पहले इसको रब करके अच्छे तरीके से साफ करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे रब करने से? रब करने से इसके ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जी हाँ मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक तरीके की प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है जो कि होती है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्योंकि लैब में ये काफी दिनों तक रखा रहता है तो रखे रखे बिल्कुल नया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मैग्नीशियम रिबन बिल्कुल न्यू रिबन खोल रहे हैं तो वो तो एकदम साफ निकलेगा। लेकिन लैब में काफी दिनों तक रखे रखे क्या हो जाता है, जो एयर में मॉइस्चर होता है, ठीक है, उस मॉइस्चर के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसके ऊपर एक पतली सी कोटिंग आ जाती है जो कि बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर होती है। अब इस कोटिंग के होने से क्या होता है कि जब आप इसको जलाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से ये नहीं जलता है। तो इसीलिए क्या करेंगे हम सबसे पहले कि सबसे पहले हम सैंड पेपर को लेकर इसको पहले साफ करेंगे। ठीक है, सारी लेयर जो है
बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की हट जाएगी, तो फिर जो है आपका देख सकते हैं आप सैंड पेपर की हेल्प से जब आप इसको रब करेंगे तो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर देखिए सब हट गई और अब आपका जो मैग्नीशियम रिबन है वो एकदम फ्रेश मैग्नीशियम रिबन हो गया। ठीक है।